नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी प्रचार के अंतिम दिनों में बीजेपी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर प्रचंड प्रचार करेगी। इसी क्रम में बीजेपी के स्टार प्रचारक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बागेश्वर चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बीजेपी हर छोटे बड़े चुनाव को गंभीरता से लेती है। बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दिनों में बीजेपी प्रचंड प्रचार कर बम्पर जीत हासिल करेगी। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री, धामी, मंत्री और बीजेपी के कद्दावर लोग बागेश्वर चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के एक वार्ड मेंबर का भी चुनाव होता है, उसमें भी उतनी गंभीरता से तैयारी करती है। इस उपचुनाव में भी जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से लगातार पार्टी वहां पर सक्रियता के साथ में काम कर रही है। और हम लोगों ने जैसा देखा है कि विभिन्न लोगों ने जो है, सब जनप्रतिनिधि जो प्रभावशाली हैं, सबने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया है। और मुझे लगता है कि प्रचार की तेजी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से वहां पर एक्टिविटीज हैं और जिस प्रकार के लगातार, चाहे संगठन के लोगों का रहना हो, चाहे वहां के आम लोगों का सहयोग हो, चाहे मंत्रीगणों का जाना हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे हो, निश्चित रूप से उससे ऊर्जा सबको प्राप्त हो रही है। और मुझे लगता है कि मतदान प्रचार के अंतिम दिन तक में भी जो है प्रचार प्रचंडता की ओर बढ़ेगा और मतदान में वो कन्वर्ट होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि आने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और विपक्ष के हर जवाब को देने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अंकित भंडारी के मुद्दे पर भले ही तूल नहीं दे पा रहा है, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है और पहले ही सत्र में इस बात का जवाब दिया जा चुका है। इसके साथ ही चाहे उच्च का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हों, सवालों के जवाब सरकार पूरी तरह से देने के लिए तैयार है, जिसके लिए सरकार की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं आने वाले सत्र को लेकर उन्होंने उम्मीद जताई है कि सत्र बहुत अच्छे से आहूत होगा और विपक्ष भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने पक्ष और विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि सरकार हर बात का जवाब देगी, लेकिन सभी लोगों को जनता के हितों के मुद्दे उठाने चाहिए। पांच सितंबर से लेके 8 सितंबर तक विधानसभा का सत्र देहरादून में आहूत किया गया है। चूंकि सरकार की मंशा हमेशा एक ही रहती है कि सत्र ठीक ठाक चले, और मैं तो यही सभी से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते कि हमारा ये सत्र ठीक चले, विपक्ष भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाए और जो भी जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जनता से जुड़े हुए जो भी विषय विधानसभा में रखे जाने चाहिए, उस पर सभी लोग, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने विषय उठाए। सरकार उसके लिए तैयार है। इस साल मानसून में जमकर बारिश हुई है। बारिश को लेकर जहां एक और पूरे उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की विधानसभा ऋषिकेश में भी स्थितियां ठीक नहीं थी। इस बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने भारी बारिश के दरमियान उन तमाम क्षेत्रों का दौरा किया है जिन क्षेत्रों में जलभराव था और लोग परेशान थे। उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर जलभराव था और वहां पर पंप के माध्यम से पानी की निकासी की जा चुकी है, अब उनकी प्राथमिकता के इन इलाकों में कोई बीमारी ना पनपे, इसको लेकर वहां पर दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि लोगों को डेंगू और अन्य बीमारियों से बचाव किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि जहां पर भी नुकसान हुआ है वहां पर आकलन करते हुए लोगों के नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी। सरकार से जो भी बनेगा सरकार उसकी हर हाल में पूरा करेगी। आप ये समझिए कि इस बार ऋषिकेश के अंदर बहुत ज्यादा वर्षा हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि चेरापूंजी जहां ज्यादा बारिश होती है उससे भी ज्यादा बारिश इस बार ऋषिकेश में हुई है। हर क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई। अनेकों जगह तो ऐसी थी जब पहली बार जल भराव की स्थिति मैंने महसूस की है, देखी है। और घर घर, क्षेत्र क्षेत्र, जहां जहां मुझे ऐसा लगता था कि वहां जल भरा हुआ है, लोगों को दिक्कत हुई है, लोग परेशान हैं,
मैं हर जगह गया हूँ, अनेकों जगह तो मैं 2-2 बार गया हूँ, 3-3 बार गया हूँ। लोगों को जहां मैंने पानी जल भराव की निकासी के लिए पंप लगाने का काम किया, उनको राहत देने का काम किया, उनके लिए जो राशन है, कच्चा राशन है, भोजन है, वो वितरित करने का काम किया। उसके बाद चूंकि अब जल भराव की स्थिति काफी सामान्य हो गई है, यानी कि जल निकासी हो गई है, ऐसी स्थिति में अब वहां पे जो हमारी पहली जिम्मेवारी है कि वहां बीमारी ना फैले, तो वहां दवा छिड़काव हो, ब्लीचिंग हो, इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। साथ में हेल्थ कैंप वहां लगाने का काम कर रहे हैं। जहां पशु इस प्रकार के थे कि जहां हम लोग चारा नहीं वहां के संबंधित लोग दे पाए, उनको पशुओं के लिए भूसा चारा देने का व्यवस्था हमारे सरकार या प्रशासन के द्वारा की गई है। और साथ में जहां जहां सर्वे किया गया है, जहां जहां ऐसी स्थिति आई, जहां सामान्य स्थिति हो गई है, वहां पे हम लोग उनको अहेतुक राशि दे रहे हैं। 1-2 जगह ऐसी स्थिति आई जहां मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, उनका आकलन किया जा रहा है। पूरे देश में आज रक्षाबंधन की धूम है। भाई बहन के इस त्योहार को पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। बहनों को वे बड़े बेसब्री से अपने भाई को राखी बांधने का इंतजार रहता है। वहीं आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पर्यावरण मित्र बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। पर्यावरण मित्र बहनों ने गणेश जोशी को रक्षा सूत्र बांधा और इस खास मौके पर गणेश जोशी ने बहनों के इस प्यार के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई भी दी। रक्षाबंधन का पावन पर्व है। बहन भाई की अपने रक्षा सूत्र बांधती है, भाई उनको रक्षा का वचन देता है। और आज हमारी पर्यावरण मित्र बहनें मुझे रक्षा सूत्र बांधने आई हैं, क्योंकि आज पूरे समाज की मैं कहूंगा सफाई ये करती है। अगर एक दिन पर्यावरण मित्र हमारे में आए तो क्या स्थिति हो जाती है। तो हर वर्ष मैं इस मौके पर इन बहनों से रक्षा सूत्र बताता हूं। स्वामी परमात्मानंद सरस्वती ने रक्षाबंधन के मौके पर अपने खून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखकर एक विवादित मांग की है। अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले स्वामी परमात्मानंद सरस्वती ने सीएम से सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं को शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की है। जिहाद के खिलाफ एकजुट होने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सभी सनातनी बहनों को भी शस्त्र लाइसेंस देना चाहिए ताकि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। तो ये तस्वीरें हम कोटद्वार की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी ने अपने खून से सीएम धामी को पत्र लिखा है और इसमें उन्होंने सभी सनातनियों को सशस्त्र लाइसेंस देने की मांग की है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इस पत्र को लिखने का कारण यह है कि पिछले 1400 वर्षों से पूरे विश्व के अंदर इस्लामिक विचारधारा ने जो तांडव मचाया है, जो तहस नहस सभी संस्कृति को किया है, उसका प्रभाव आज हमारे भारत पर सबसे ज्यादा है। हमारे कई राज्य हिंदू विहीन होते जा रहे हैं, कई राज्यों में हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारी जमीन सुरक्षित नहीं है, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है। आज हमने इस रक्त पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि इस्लामिक जिहाद से अगर हिंदू समाज को बचाना है, हिंदू बहन बेटियों की रक्षा करनी है, तो हिंदू समाज के युवाओं को, हिंदू समाज की बहन बेटियों को निःशुल्क शस्त्रों के लाइसेंस दिए जाएं और विशेष करके हमारी बहनों को आत्मरक्षा के लिए, जिहादियों से अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उपलब्ध कराएं। और जो हमारे युवा वर्ग हैं, हमारे हिंदू भाई सनातनी भाई हैं, उनको सरकार अधिक से अधिक मात्रा में शस्त्रों के लाइसेंस दे, ताकि हम अपनी बहन बेटियों की और अपने प्रदेश की इन जिहादियों से रक्षा।
चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला 2 उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान। वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। उत्तराखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की महिलाओं को दे दिया है एक और खास तोहफा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा व्यापक बाजार। स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए गठित किया जाएगा एक विशेष कोष। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लिए हैं अहम फैसले। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए राज्य में शुरू की गई है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जा रही है उपलब्ध। आंगनवाड़ी बहनों की मानदेय में की गई है बढ़ोतरी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया जा रहा है 30% क्षैतिज आरक्षण। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने के दिए गए हैं निर्देश। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। नमस्कार। भाई बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इस रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को प्रारंभ किया गया है और हमारी माताओं बहनों हेतु उत्तराखंड परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की भी व्यवस्था की गई है। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है।
उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला दो उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान, वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड की उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोनिवि के प्रांत निर्माण खंड बागेश्वर के एक व्यक्ति द्वारा ताकुला रोड से लगे PWD कॉलोनी के दीवार को तोड़कर बनाए गए रास्ते को सीज कर दिया गया है और निर्माणाधीन भवन की लैंडर पर पढ़े जाने पर कोर्ट के आदेश के बाद जिला विकास प्राधिकरण ने रुकवा दिया है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पिछले 24 अगस्त को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तहसील रोड और लॉ नीवी परिसर से सटे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। माननीय कोर्ट के आदेश हैं दिनांक 24/8/2023 के, उसी के तहत इसको जो है जो भी अवैध चीज यहाँ पर किया गया है उसको जो है सील करने के आदेश हुए हैं। तो अंदर जो प्रेमिसेस इनका जो मेन बिल्डिंग है उस पर क्योंकि जिला प्राधिकरण ने दिया था तो उस पर उन्होंने सील कर रखा है और बाहर क्योंकि ये दीवार हमारी है PWD कॉलोनी की और जिसमें हमने कोई भी इनको NOC नहीं दी। और अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि NH ने क्या दिया क्या नहीं दिया, क्योंकि NH के पास केवल रोड है, NH के पास कॉलोनी नहीं है। तो अभी हम इसी के तहत माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में केवल हम सील करने जा रहे हैं ताकि 5 तारीख को जब नया केस जब फाइल होगा, केस की जगह होगी, उसमें जो भी होगा हम उसको मानेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत के प्रकरण को लेकर कहा कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है और उन्होंने गीता का उदाहरण दिया। उसी प्रकार हरक सिंह रावत के साथ ही यही घटना हुई। उन्होंने कहा कि हर चीज का एक क्लाइमेक्स होता है और कुछ समय बाद वह नीचे आता है। उन्होंने आगे कहा कि वह चाहे भ्रष्टाचार हो या सदाचार हो, जब अपनी सीमा पूरी कर लेता है तो उसमें उतार चढ़ाव होना निश्चित है। वहीं दूसरी ओर छापेमारी को लेकर उन्होंने कहा कि जिस जनरेटर को उठाया गया है वह तो देखने वाली चीज है, लेकिन असल में क्या कुछ गया है वह विजिलेंस की टीम बेहतर से जानती है। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि गलत को सही किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि हरक सिंह वाले मामले में जांच चल रही है, सभी को जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब देखिए भाई, ऐसा है कि बोलते ना पाप का घड़ा एक दिन टूटता है और शिशुपाल की गर्दन पर भी अगर कृष्ण भगवान का चक्र चला था तो 100 पूरा होने पे चला था। हर चीज का एक क्लाइमेक्स होता है, एक उच्च स्तर होता है और उसके बाद वो नीचे आती ही आती है। तो कोई भी बात हो, कोई भी अच्छी बात हो, बुरी बात हो, भ्रष्टाचार हो, सदाचार हो, कदाचार हो, वो क्लाइमेक्स पर जब पहुंच जाता है
तो उसमें फिर उतार शुरू हो जाता है। उत्तराखंड एसटीएफ ने पुलिस के कंट्रोल रूम में पुलिस बताते चले कि फोन कर नैनीताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स का नाम नितिन शर्मा है। पूछताछ में नितिन ने बताया कि उसने अपना नाम और धर्म बदल लिया है। हालांकि नितिन पास से ही धर्म परिवर्तन से संबंधित किसी भी तरह के कागजात नहीं मिल पाए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर महीने में पुलिस कंट्रोल रूम में हिजबुल आतंकी के नाम से कॉल आया था, जिसमें कि नैनीताल में अलग अलग जगह पर बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी। इस मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नितिन को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से गिरफ्तार किया है और उसकी आतंकवादी संगठनों से तार जुड़े होने को लेकर भी तफ्तीश की जा रही है। 2022 को नैनीताल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली तो किसी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल से फोन करके बताया गया कि नैनीताल के विभिन्न स्थानों पर बम विस्फोट होंगे और उसके बाद जो है फिर पुनः 17 जुलाई 2023 को इस तरह की सूचना फेसबुक मैसेंजर के जरिए किसी व्यक्ति के द्वारा नैनीताल पुलिस मीडिया सेल को प्रेषित की गई, जिसमें यही कहा गया कि नैनीताल जनपद के विभिन्न जगहों पर जो है बहुत सारे बम विस्फोट होंगे और इसकी जो जिम्मेदारी है वो हिजबुल मुजाहिदीन लेगा। तो इसमें फेसबुक और जो मोबाइल की जो कॉल थी और बाकी जो भी अन्य इसका जीमेल अकाउंट भी था जो फर्जी था, तो सारा उसको ट्रेस करते हुए उसे देखते हुए और पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें सर्वप्रथम तो नैनीताल जनपद में मुकदमा दर्ज कराया गया जो 66 FIT एक्ट में पंजीकृत हुआ और नैनीताल जनपद द्वारा मुख्यालय से अनुरोध करके जो विवेचना थी वो एसटीएफ साइबर थाना देहरादून को जो है चंपावत जनपद के तराई नगर टनकपुर के सीमांत क्षेत्र में बसे ग्राम छीनी गोट में इन दिनों जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन हाथी ग्रामीणों के खेत में आकर फसलों को तबाह कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा इस समस्या के विषय में कई बार मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ज्ञापन देकर अवगत भी कराया गया है, लेकिन अब तक ग्रामीण और फसलों की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों से गांव की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग कराए जाने की मांग की है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में ग्रामीण अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए आशंकित हैं। ग्रामीणों ने अपने विधायक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ग्राम की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगवाने जाने की मांग की है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीओ संतोष पंत ने बताया कि खटीमा रेंज के सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत बसे ग्राम श्रीनिगोट में इन दिनों हाथियों की आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि गांव हाथियों के सालाना प्रवास के रास्ते में पड़ता है, जिससे एफिलेट कॉरिडोर भी घोषित कर दिया गया है। ऐसे में वन विभाग के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई। तराई डेपो साहब को लेटर भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय में उनको लेटर दिया, एसडीएम साहब को लेटर दिया, अपने ग्राम प्रधान को सूचित किया। फसल तैयार होती है, हाथी का रोग गाँव की ओर बढ़ता है। हम तो यही कहेंगे जल्दी सोलर फेंसिंग हो जाए तो गाँव की फसल बचे, गाँव वाले बचे, गाँव वालों का भय भी खत्म हो जाए। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।